नोटबुक, अपनी नोटबुक ले लेंगे, नोट करते जाएंगे, पॉइंट आउट करते जाएंगे। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करने से पहले हमको पहले आना चाहिए मोमेंटम क्या है। पहले प्रीवियस वीडियो में उनको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मोमेंटम है क्या, पहले मोमेंटम के बारे में बात करता हूं, टॉपिक पर फिर आता हूं। मोमेंटम क्या है बेटा? मोमेंटम वैसे आप जनरली आगे बढ़ के रोटेशनल मोशन में मोमेंटम का दूसरा पार्ट आएगा। जैसे यहां चलता है लीनियर मोमेंटम, यहां क्या चलता है? लीनियर मोमेंटम। आगे एंगुलर मोमेंटम चलेगा। तो यहां बट हम जो बात करने वाले हैं वो लीनियर मोमेंटम की बात करने वाले हैं, क्योंकि जो पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल की जो मोशन कैसी है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। और मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम बेटा? लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायमेंशन mlt-1 होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। v m स्केलर है, वो v वेक्टर है। ये बेसिक्स आइडिया मैंने आपको दिया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसका हम कंजर्वेशन करने वाले, कंजर्व करने वाले हैं, उसके मोमेंटम के बारे में हमको कोई आइडिया होना चाहिए। ओके, तो मोमेंटम क्या है? एक बार कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर हो गया? पहला वर्ड लिखा मैंने कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड कहीं भी किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी क्वांटिटी के आगे आता है तो हमको क्या कहना चाहिए? जब भी किसी भी क्वांटिटी, किसी वर्ड के सामने मोमेंटम कंजर्व वर्ड आता है तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, उसमें कोई भी लॉस नहीं होता, कोई भी नहीं, वो आपस में इंटरचेंज तो कर सकते हैं। वो सिस्टम के अंदर आपस में इंटरचेंज ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते उसमें कोई भी लॉस या कोई गेन नहीं होता। इवन पूरी जो क्वांटिटी होगी जिसका कंजर्वेशन निकाल रहे हैं वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो हमारे दिमाग में इतना तो पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि यहाँ हमको मोमेंटम जो कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है उसकी स्टडी करनी है, तो वो ऐसा सिस्टम निकालना है जो कांस्टेंट रहे। p क्या रहेगा आपका? मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहे, कोई भी लॉस और कोई गेन हो, किसी सिस्टम के बारे में बात करो। ओके बेटा, अब थोड़ा सा आते हैं, ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया, बेसिक डिटेल होगी जो हमें हेल्प करने वाला है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? कि कोई भी यदि किसी सिस्टम पर, किसी पार्टिकल पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कहूं या f एक्सटर्नल जीरो कहूं, ये इसका दूसरा वर्ड क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन द मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो p क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट होता है। p क्या होता है? कांस्टेंट। In the absence of external force, the momentum of any particle is constant. This is the law of conservation of momentum. Okay, beta? In the absence of external force, linear momentum of any system is constant. लिख देता हूँ बेटा, लिख देता हूँ स्टेटमेंट देखिए। In the absence of एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब F एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो हो गया। एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके बेटा, मतलब P इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। ये आपका स्टेटमेंट है। ये क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया, लॉ हो गया। एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? अब इसका प्रूफ करते हैं कैसे। हमें करने क्या वाला है? ये पिक्चर क्रिएट होगी, क्या होता है ये पिक्चर क्रिएट होगी। अब कैसे हुआ ये सब, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला। ओके बेटा, अभी बार बार मैं एक्सटर्नल फोर्स कर रहा हूं तो आपके दिमाग में इंटरनल फोर्स की पिक्चर भी आनी चाहिए। टोटल फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, केवल एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। एक्चुअली प्रूफ करने से पहले मैं सिस्टम के बारे में बात करता हूं। ऐसा सिस्टम जिसमें एक पार्टिकल, ऐसा सिस्टम भी हो सकता है जिसमें दो पार्टिकल हो, ऐसा सिस्टम जिसमें
n पार्टिकल्स हो, n से मतलब 3 4 5 6 7। मैं थोड़ा सा अलग अलग करके इनको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर वन पार्टिकल किसके बारे में बेटा? ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एक पार्टिकल हो, उसके बारे में बात करने का। तो एक पार्टिकल होगा, मास एक होगा, उसका वेलोसिटी एक होगी, मोमेंटम होगा, मोमेंटम भी एक होगा। तो हमको वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है बेटा dp ओवर dt। F इक्वल टू क्या होता है? dp ओवर dt। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब यहां F क्या है आपका? dp ओवर dt। अब ये क्या है आपका? टोटल फोर्स। वैसे वहां भी एक्सटर्नल फोर्स बारे में बात करेंगे। जो फोर्स है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? F इंटरनल प्लस F एक्सटर्नल। तो F यहां लिखा मैंने इंटरनल प्लस एक्सटर्नल के बारे में बात, इंटरनल और एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp ओवर dt। ओके बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। तो जो F इंटरनल होता है बेटा, तो जो सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्स होता है ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी पार्ट बॉडी होगी, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो इंटरनल फोर्स होगा वो क्या होता है? इक्वल और अपोजिट पेयर में होता है। वो क्या होता है बेटा? इक्वल एंड अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर इक्वल एंड अपोजिट। मान लो कोई ये पार्टिकल, ये आपकी बॉडी एक सिंगल होती है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जितना फोर्स इस पर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स इस पर लगा रहा होगा इक्वल पेयर्स में। तो जो इक्वल और अपोजिट पेयर्स में होते हैं, तो कंक्लूजन ये निकलता है F इंटरनल क्या हो जाता है? 0। F इंटरनल फोर्स क्या होगा इस केस में? 0 होगा। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इक्वल और अपोजिट पेयर्स बनते हैं, इक्वल और अपोजिट पेयर्स बनने से क्या होता है? F इंटरनल क्या हो जाता है? 0 होता है। तो यहां रहता है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp ओवर dt। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैं बात जनरली हम बुक्स में देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं, वहां डायरेक्ट लिखा होता है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp ओवर dt। तो हमारे दिमाग में कई बार डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है कि ये F इंटरनल यदि एक्सटर्नल है तो इंटरनल भी होना चाहिए। वो इंटरनल है तो कहां गया? तो इंटरनल बेटा इसलिए जनरली क्या लिखा है हम लिख नहीं पाते, हम लोग लिख नहीं है कि वो इक्वल और अपोजिट पेयर्स होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और कंक्लूजन ये निकलता है। तो रिजल्टेंट इंटरनल फोर्स होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इसका इफेक्ट खत्म होता है। वो जो बचता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। तो कंजर्वेशन मोमेंटम में जब प्रूव करते हैं तो कंडीशन लगाते हैं F एक्सटर्नल इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा बेटा? 0 इज इक्वल टू dp ओवर dt। तो यहां मैं dp इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं बेटा। क्या लिख सकता हूं? dp इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। क्लियर हो गया? dp इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, तो अब इसका जब भी ये क्या डिफरेंशियल है, d ओवर dt क्या है? आपने 11th क्लास में ये होते हैं डिफरेंशियल। ये क्या होते हैं? डिफरेंशियल। एक दो टर्म होती है मैथमेटिक्स में, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सम के लिए, डिफरेंस के लिए। तो ये क्या हुआ बेटा? डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, सिस्टम के पूरे की बात कर रहे हैं, पार्ट के बारे में बात कर रहा है, सिस्टम के बारे में इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये p इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। पार्टिकल में p कैसे आ गया? कांस्टेंट। अब समझ आपको लगा होगा कैसे आ गया? जैसे y इक्वल टू x की पावर n। इसका डिफरेंशियल जनरली क्या होता है? dy ओवर dx निकालूं, आपने पढ़ा हुआ ये n x की पावर n माइनस, पावर आ गया n माइनस। ये डिफरेंशियल है बेटा, n x की पावर n माइनस। यही अब जैसे जब मैं बात करूं बेटा, जैसे कोई y इक्वल टू x है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, तो इंटीग्रेशन y dy करूं बेटा मैं, तो x का इंटीग्रेशन होगा x, ये ले रहा हूं x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं dx को निकालते, तो x का होगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन करने के लिए? फॉर्मूला बता रहा हूं dx, तो x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। क्या आता है बेटा? प्लस कांस्टेंट।
जो फंक्शन है फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, लास्ट में कांस्टेंट हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएंगे सारी चीजें। तो बेटा जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, टोटल निकाला, इंटीग्रेशन से मतलब सम निकाल रहा हूं। और कई बार क्या होता है सम निकालने के लिए इंटीग्रेशन क्यों ले रहे हैं, क्यों रेगुलर इंटरवल है, रेगुलर के लिए इंटीग्रेशन किया मैंने, इंटीग्रेशन किया वो कांस्टेंट आ गया। ओके समझ में आ गया वो बेटा। fx1 इक्वल टू इज 0 किया dt ओवर dt, ft इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ओके ये वन पार्टिकल प्रॉब्लम थी। ये क्या थी बेटा, वन पार्टिकल प्रॉब्लम थी। फॉर वन पार्टिकल प्रॉब्लम इफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जब किसी पार्टिकल पर लगाया नहीं जाता तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इज दैट क्लियर बेटा। टू पार्टिकल्स प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करता हूं। अब किसके बारे में बात करता हूं बेटा, टू पार्टिकल्स प्रॉब्लम। अब इंटरनल एक्सटर्नल का किस समझ गए होंगे। टू पार्टिकल्स प्रॉब्लम, टू पार्टिकल प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने। ये टू पार्ट किसी सिस्टम में, सिस्टम एक ही है बेटा, सिस्टम एक ही है। सिस्टम के अंदर क्या डाल दिया है, दो पार्टिकल्स है। मास उनके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, m1 m2 होंगे। जो मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होंगी और मोमेंटम भी उनके अलग अलग होंगे। ठीक है बेटा। जैसे ये कोई वन पार्टिकल हो, ये टू पार्टिकल। ये पार्टिकल जिस पर इतना फोर्स लगाएगा उतना ये इस पर लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, ये सारी बातें कहता है। F12 माइनस F21। तो हम लास्ट F12 टू पार्टिकल्स प्रॉब्लम बेटा, टू पार्टिकल्स प्रॉब्लम के लिए पहले पार्टिकल में फोर्स F12 लगाया तो दूसरा पार्टिकल हमने पता E every equal and opposite रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रूव किया। F21 तो फोर्स इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं। ठीक है बेटा। F21 तो ये 1 ने 2 पर लगाया, 2 ने 1 पर लगाया, तो F12 क्या होगा। ठीक है। फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो F12 क्या होगा बेटा, F12 तो हमको पता है बेटा ये क्या होता है, डेल्टा P ओवर डेल्टा T, डेल्टा P1 ओवर डेल्टा पहले नहीं अब सेकंड लगाया तो डेल्टा P1 ओवर डेल्टा T। सिमिलरली F21 क्या होगा, डेल्टा P2 ओवर डेल्टा T, डेल्टा P ओवर डेल्टा T। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट ये F12 और F21 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं बेटा मैं, तो क्या होगा, डेल्टा P1 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 ओवर डेल्टा T। ओके बेटा। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट होगा, डेल्टा T से डेल्टा T क्या होगा, इसको कैंसिल आउट करके सेम है। तो बचा क्या बेटा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P, डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। ओके बेटा। तो फिर ट्रांसफर किया डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू एक एवरेज निकला। अब मैं बात करूं तो यहां रेफरेंस को P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था एक दिन पहले, इसको डेरिवेशन हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, टोटल निकालते हैं। जैसे कि पार्ट से टोटल की तरफ निकालते हैं तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर टू पार्टिकल प्रॉब्लम एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या इसको भी प्रूव किया मैंने, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा। ये क्या आपका आ गया, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0 फॉर टू पार्टिकल्स प्रॉब्लम। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा। अब सोच रहे होंगे सर आपने तो कहीं फोर्स की वैल्यू 0 लगाई नहीं इसमें, तो बेटा अगर इसका सम निकालना, देखो आपको समझ आना चाहिए यदि यहां से कैसे लिया जाए। F12 ट्रांसफर करूंगा प्लस F21 इज इक्वल टू 0। देखो दूसरे तरीके से मैं बात करूं, F12 न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स ऑफ फोर्स। ओके बेटा। तो F12 प्लस F21 का सम क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो इन दोनों की वैल्यू डेल्टा P1 ओवर डेल्टा T
प्लस डेल्टा P2 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू 0। ओके, तो डेल्टा T इक्वल 0 पहुंचे डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0 और डेल्टा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक बताया था मैंने, ये सिस्टम से अलग थोड़ा है। देखो ये बात यहां की फोर्स क्या हो गया 0, रिजल्टेंट फोर्स क्या है 0 है, तो इनकी इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू पुट की मैंने, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। या तो ये वाला देख लो इंडिविजुअल लेके आओ ये वाला, या फिर ये नहीं कर रहे, मैंने अभी बताया कि दोनों का सम इज इक्वल टू 0। इक्वल रिजल्टेंट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया हमने तो 0, क्योंकि जो पहले ने सेकंड पे लगाया, सेकंड ने पहले पे लगाया, फोर्स क्या थे इक्वल और ऑपोजिट थे। इक्वल और ऑपोजिट होने से क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 ही रहा। तो एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब कंजर्व रहा। कांस्टेंट का मतलब ये होता है वैल्यू वेरी नहीं करती। कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ में आ गया होगा? रफ कर दो बेटा इसको, नोट करते जाएंगे, सारी चीजें नोट करनी है आपको। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिख देंगे आप। बहुत आसान टॉपिक है, करना क्या है, वन पार्टिकल प्रॉब्लम F0 करिए और dp ओवर dt होगा, t का इंटीग्रेशन करिए, t कांस्टेंट हो जाएगा। अगले वाले में F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0 है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से F की वैल्यू होती है डेल्टा p ओवर डेल्टा t, वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेशन करिए, तो फिर P1 प्लस P2 इज इक्वल टू। यदि वो कहता n पार्टिकल्स प्रॉब्लम बेटा, तो n पार्टिकल के लिए क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 फॉर n पार्टिकल्स प्रॉब्लम, n के लिए बात कर रहा हूं, डॉट 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 Pn इज इक्वल टू कांस्टेंट। मेथड तरीका सब सेम होते, सारी प्रोसीजर क्या रहता सेम रहता, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn, कितने भी पार्टिकल्स की प्रॉब्लम हो हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये आपके n पार्टिकल थॉट, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में मैंने बात। ओके बेटा, अब बात करता हूं कोलिजन्स के केस में, जो ना बहुत ज्यादा देखते हैं, तो कोलिजन्स, कोलिजन ऑफ टू बॉडी। कोलिजन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, आगे आएगा है तो उसमें करने वाला हूं सारी चीजें। कोलिजन्स क्या होता है कि टू बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कोलाइड करें, कोलैप्स करें, तो कोलैप्स करने में क्या होता है उनके बारे में डिस्कस करना होता है कोलिजन के बारे में। कोलिजन में 2 टाइप का होता है, एक इनर्शियल कोलिजन होता है, एक होता है इनर्शियल कोलिजन, एक नॉन इनर्शियल कोलिजन। ठीक है, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइडियल एक नॉन आइडियल के बारे में बात करें। इसमें इनर्शियल में क्या होता है कि कंजर्वेशन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करें। कोलिजन क्या है, कोई दो बॉडी आपस में टकराती है, टकराने के पहले टकराने के बाद की पोजीशंस सिचुएशंस बनती है, उन दोनों के बारे में बात करें। अब क्योंकि टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जब कोलिजन ऑफ टू बॉडीज हो रहा है तो उसमें कैसे हम इसको बात करेंगे, कैसे हम उसको देखेंगे, सारी चीजें इसमें हम करने वाले हैं। सपोज करिए टू बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी, ये ए है, ये बी। ओके बेटा, इसका मास m1 है, इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी v1 सॉरी u1, इसकी वेलोसिटी, ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों क्या है सेम डायरेक्शन। सिचुएशंस क्या बेटा u1 इज ग्रेटर देन u2, क्योंकि यदि बेटा u1 ग्रेटर होगा u2 से तभी तो कोलिजन पॉसिबल होगा। आप कहो कि नहीं सर यदि इक्वल रखें तो कभी कोलिजन होगा ही नहीं, जितना वो सेपरेशन चल रहा है वो सेपरेशन चलता रहेगा। यदि मैं ऐसे कर देता तो इसका मतलब क्या होता है u2 पहले b पार्टिकल है वो पहले चला जाता है, यू आर कोलिजन पॉसिबल है। कोलिजन कब पॉसिबल है जब u1 की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होती है। ओके बेटा, कभी भी ये कवर कर लेगा। फिर आगे ड्यूरिंग कोलिजन के बारे में बात करें, ए पार्टिकल बी, ठीक है, तो मास m1 m2, ये बेटा ड्यूरिंग कोलिजन।
ड्यूरिंग, ओके, ये क्या है बेटा, ड्यूरिंग कोलिजन। अब ये ड्यूरिंग कोलिजन पर ए इस पर फोर्स लगाएगा, बी इस पर फोर्स लगाएगा। ए जो ए इसने F21 इधर लगा और F12 इधर, ये फर्स्ट सेकंड पार्टिकल मान लिया मैंने, F12 इधर लगा और F21 F12 तो किधर लगा, इधर लगा, 1 ने 2 पर लगाया और F21 इधर, ठीक है बेटा, दोनों इक्वल हो गए, ये इस पर फोर्स लगाएगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा जब कोलिजन होगा। अब आफ्टर कोलिजन बेटा क्या होगा, आफ्टर कोलिजन तो इसका मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 v2, वेलोसिटी क्या होगी, बदल जाएगी आफ्टर। देखो कोई पार्टिकल A था जिसकी मास m1 था, वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा था, पार्टिकल B था इसका मास m2 था, वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा था। कोलिजन हुआ कि u1 की वेलोसिटी ज्यादा थी, कोलिजन में दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाए, न्यूटन थर्ड लॉ लगाया, क्या लगाया बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया, तो उससे क्या होगा, फिर कोलिजन के बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई, चेंज हो गई, उसकी वेलोसिटी v1 और v2 हो गई और मास m1 m2 रहे। तो ये सिचुएशन फिगर समझ में आ रही है, फिगर समझ में आ गया तो बहुत आसान होगा बेटा, फिगर से क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। फिगर नहीं समझ में आया तो वो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी आपके लिए, ठीक है बेटा। या ए बी माना है तो मैं इसको एफ ए बी और एफ बी ए भी कह सकता हूं, एफ ए बी, ये तो एक मिनट लिख देता हूं, 1 2 नहीं माने, ए बी एफ बी, ठीक है बेटा, एफ ए बी इक्वल टू एफ। तो ए बी जब मैंने नाम दिया है तो कह सकता 1 2 भी कह लो, कोई फर्क वाली बात नहीं, ओके, क्लियर हो गया। दो पार्टिकल से कोलिजन के बाद सिचुएशन, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालता हूं बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम। लेट अस कंसीडर वाली कहानी बोर्ड एग्जाम आता है, लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, अब किसी में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आते हैं, board exam, let us consider of two bodies having a mass m1 and m2 and their velocity v1 and v2 before collision. After collision the velocity of particle both changes, then final velocity is v1 and v2, mass remains same, okay बेटा। तो change in momentum निकालता हूं pa, pa इसका change in momentum, momentum का फॉर्मूला क्या था बेटा, वो हमको बात करना है। तो कितना चेंज, पहला पार्टिकल यहां से यहां की सिचुएशन, तो चेंजेस निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो ये है ये, तो m1 v1 माइनस m2 m1 u1, ओके बेटा। फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस फर्स्ट मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम, ओके बेटा। ऐसे डेल्टा पीवी इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u, ओके बेटा। तो ये b इसका चेंज इन मोमेंटम है, ये पहले वाले का चेंज इन मोमेंटम है। अब दोनों बेटा क्वेश्चन को नाम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बोथ साइड, दोनों तरफ pa ओवर डेल्टा टी निकालो बेटा, तो m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू ओवर डेल्टा टी, ऐसे डेल्टा pv निकालो बेटा ओवर डेल्टा टी, m2 v2 माइनस m2 u2 ओवर डेल्टा, ओके बेटा। तो मैंने केवल डेल्टा टी से डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, एफ ए बी इज इक्वल टू डेल्टा पी ए ओवर डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल m1 v1 माइनस m1 u1, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल m2 v2 माइनस m2 u2।
अब इनका टाइम के साथ डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड किया ये बना, तो हम जानते हैं बेटा कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी फोर्स होता है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी भी ये भी फोर्स होगा। एफ बी ए क्या है बेटा, डेल्टा पी बी ओवर डेल्टा। ओके बेटा, तो ये दोनों फोर्स हो गए, ये क्या हो गए दोनों फोर्स हो गए। फिर न्यूटन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, देखो कोलिजन के बारे में बात कर रहा हूं, कोलिजन के बारे में। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। जो फोर्स पहले ने सेकंड पर लगाया उतना ही फोर्स सेकंड ने पहले पर लगाया, पर दोनों की डायरेक्शन क्या थी बेटा, अपोजिट थी। तो दोनों अपोजिट थी, तो इधर क्या होगा, डेल्टा पी ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बी ओवर डेल्टा टी। ओके बेटा, कोई क्लियर बात? अब दोनों की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी और टी भी पुट कर देंगे यहां से। तो क्या होगा बेटा, m1 v1 माइनस m1 u1 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 ओवर डेल्टा। बेटा डेल्टा टी से काट दिया, डेल्टा टी से क्या हुआ, डेल्टा टी कैंसिल आउट। कैलकुलेशन है, बहुत आसान है कैलकुलेशन है, ठीक है बेटा। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, बचा गया बेटा, बचा गया। नोट कर लीजिए, पहले इधर ही था, नोट कर लीजिए बेटा। तो यहां से बचा हमारा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ओके बेटा, मैं ये वाली टर्म इधर ले जाऊं और ये वाली टर्म इधर ले आऊं तो चेंज कर लेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर हो गया, नहीं हो गया बेटा? आप देख रहे होंगे बिफोर द कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम मैं बात करूं, मेरा आया निकल के, ये कंक्लूजन निकल गया, ये रिजल्ट निकल गया। तो मैं कह रहा हूं इसको, ये बिफोर कोलिजन है मोमेंटम सिस्टम का। तो देखते हैं यहां पर मोमेंटम क्या होता है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम मोमेंटम बोलते हैं। तो इसका मोमेंटम क्या हुआ, m1 मास है, u1 वेलोसिटी है। अब इसका मोमेंटम क्या हुआ, m2 u2। अब टोटल मोमेंटम क्या होगा देखो, m1 u1 प्लस m2 u2। ओके बेटा, अब बात करते हैं यहां की, तो m1 इसका v1 प्लस m2 v2। देखो आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम इतना है, बिफोर द कोलिजन मोमेंटम कितना है, इतना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बात कर रहे हैं। तो कोलिजन के केस में ये दोनों मोमेंटम क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए, तभी तो सब निकालोगे, दोनों का जीरो आएगा, इक्वल होंगे। तो क्या होना चाहिए, देखना बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जो हमने प्रूव करना था वो हो गया। कोलिजन ऑफ टू बॉडी, ये न्यूमेरिकल से बड़ा बेनिफिशियल होगा, ये न्यूमेरिकल्स में बड़ा बेनिफिशियल होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टू बॉडीज है, उनका ये मैंने प्रूव कराया है। ये क्या कराया, आपको प्रूव कराया कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव होता है कोलिजन ऑफ टू बॉडी के बिफोर द कोलिजन। डायरेक्टली तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, जो मैंने बताया कि इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम प्लस, ये तो हमारी मानने वाली बात थी। कैसे प्रूव होता है ये सारी चीजें मैंने किया। सबसे पहले चीज, इस पहली बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकाला, फिर सेकंड बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकाला, तो दोनों ये आ गए, फिर दोनों में डेल्टा टी से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स के इक्वल होता है, ये भी फोर्स के इक्वल होता है। फिर न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों फोर्स के इक्वल रखा, सो देखा कोई कैलकुलेट किया, ये किया। ओके बेटा, अरे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है इसका, कोलिजन का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, क्योंकि इससे गन वाला क्वेश्चन बनता है,
रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, रॉकेट प्रोपल्शन वाला होता है। ये सारे इसी के एग्जांपल हैं। एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। दो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक तो बेटा रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। अब समझो कैसे, जैसे कोई भी रॉकेट है, ये कोई रॉकेट जब लॉन्च की जाती है तो लॉन्च किए जाने पर क्या होता है, ये अपने अंदर से बहुत सारी गैसेस को रिलीज करती है। अपने अंदर से बहुत सारी क्या करती है बेटा, गैसेस को रिलीज करती है। गैसेस रिलीज होंगी तो उनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, वो क्या करते हैं, इधर की डायरेक्शन में मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं। जब मोमेंटम इधर इतना लगाएंगी, इधर रिलीज करेंगी, उतना ही मोमेंटम क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, इक्वलाइज। तो जितना फोर्स उन्होंने नीचे की तरफ लगाया उतना ही फोर्स क्या हुआ, ऊपर की तरफ लगा। मोमेंटम क्या हुआ, जितना मोमेंटम इधर लगा उतना ही मोमेंटम में चेंज क्या ऊपर की तरफ आया। जितना मोमेंटम आया तो इससे क्या होता है, ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है और ये निकल जाता है। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। गैस रिलीज करती है, गैस रिलीज करेंगे तो नीचे जब आएगा तो वो जितना उसको प्रोवाइड कराएगा उतना ही उसको मिल जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में। ओके बेटा। दूसरा था रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। जैसे आप कोई गन चला रहे हैं, ठीक है, इनिशियली गन का जो बिफोर गन के बारे में बात करेंगे, जैसे ये गन है, ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में गन नहीं चलाई तो बिफोर गन, बिफोर की बात करें, जब गोली को दागा नहीं गया, गोली को दागा नहीं गया, मैं फोर के बारे में बात कर रहा हूं, तो मोमेंटम क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि वो दागा नहीं गया, उसकी वेलोसिटी क्या रही, जीरो रही। क्या वेलोसिटी रही उसकी, जीरो रही। बट जैसे ही आफ्टर उसको दागा तो उसकी वेलोसिटी क्या रही, एम बी, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस वेलोसिटी एम टू वी, स्मॉल वी कहते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये गन की वेलोसिटी है, ये बुलेट की वेलोसिटी। बिफोर द मोमेंटम, बिफोर मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है, जो दोनों की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। आफ्टर मोमेंटम जो दोनों के पास वेलोसिटी जितना बुलेट तेजी से आगे बढ़ जाएगी उतना ही फोर्स क्या करती है, हमारे कंधे पर झटका देती है, झटक देती है। देखा होगा वो क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है, उसको बैलेंस करना होता है। तो हम कह सकते हैं m1v = -m2 स्मॉल। तो हम यहाँ से बॉल की या गन की वेलोसिटी निकालनी होती है, तो मतलब ये फॉर्मूला यूज करते हैं और आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कंजर्वेशन मोमेंटम से हुआ, बिफोर द कंडीशन, आफ्टर द कंडीशन, मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। आफ्टर वाली सिचुएशन में दोनों के पास वेलोसिटी आ गई थी, गन के पास भी और आपके बुलेट के पास भी। पर बिफोर सिचुएशंस में क्या था, दोनों के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए मोमेंटम क्या रहा, जीरो रहा। हमारे पास पहले फॉर्मूला क्या रहा है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे आपके आने वाले। तो मैंने जो आज बताया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की टोटल स्टडी किया, कंप्लीट स्टडी किया है। केवल दो लाइनें आपको सीखनी है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ है। मैंने 1 पार्टिकल प्रॉब्लम कराया, 2 पार्टिकल प्रॉब्लम कराया, फिर कोलिजन के केस में कराया, फिर न्यूमेरिकल के लिए दोनों बातें कराई। तो फिर भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उनको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।